इस बार का चुनाव 2027 का पिछले सभी चुनावों से बहुत अलग होने वाला है। पिछले कुछ समय से जो ट्रेंड बदला है उसमें मायावती के पास से भी जो उनका कोर वोटर था वो अब खिसकता दिख रहा है। आकाश आनंद की स्ट्रेटजी क्या कहे, मायावती जी की जो स्ट्रेटजी है कि लगातार अटैक करना है, अटैक बीजेपी पर भी करना है, अटैक समाजवादी पार्टी पर भी करना है, अटैक कांग्रेस पर भी करना है, जिसका ट्रेलर आज दिख गया। मायावती जी कितनी, अगर इस पूरे साल का रिकॉर्ड निकाल दीजिए तो कितने बार पब्लिक के बीच गई है। आकाश आनंद को बीएसपी में फैसले लेने की कितनी आजादी है, जब वो खुद कह रहे हैं कि बार बार कि मैं बहन मायावती जी का संदेश पहुंचा रहा हूं जी। बीएसपी के लिए 2027 बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति है। अगर इस चुनाव में बीएसपी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो सिर्फ चुनाव ही नहीं हारेगी, उसके अस्तित्व पर भी सवाल पैदा हो रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का संदेश लेकर आज आकाश आनंद हाथरस पहुंचे। वहां उन्होंने एक बड़ी रैली की और इसी रैली से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी का जो प्रचार प्रसार है उसका आगाज हो चुका है। लेकिन इस आज की रैली में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन्होंने सबको चौंका दिया। पहली थी वहां पर जो समर्थक थे उनकी भीड़, हजारों की भीड़ वहां पर थी और उसके बीच में एक ही बात थी लगातार कि बीएसपी अब आने वाले दिनों में क्या करने वाली है और किस तरह की रणनीति को लेकर वो मैदान में उतरेंगे और कैसे वो 403 सीटों पर चुनाव लड़कर यूपी में फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। लगातार हर बार एक ही नारा था कि सत्ता में वापसी करनी ही है किसी भी हाल में, और उसकी कोशिश जो थी वो किस तरीके से करेंगे वो लगातार आकाश आनंद बता रहे थे। आकाश आनंद ने शुरुआत में जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी उसको घेरा, उसके बाद कांग्रेस को, फिर समाजवादी पार्टी को, और उन्होंने यहां तक कि अखिलेश अंकल और राहुल अंकल शब्द तक का इस्तेमाल किया। अब आकाश आनंद ने जो कुछ कहा है, मायावती ने उन्हें जो कुछ कहने के लिए बोला है, उसके पीछे किस तरह की पॉलिटिक्स है बीएसपी की, उस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आकाश आनंद का जो आज एक तौर तरीका जो भाषण का था वो और दिनों से थोड़ा सा अलग नजर आया। आज वो काफी अटैकिंग थे। उन्होंने बीजेपी पर सबसे ज्यादा अटैक किया, उसके बाद वो कांग्रेस पर आए, किसी को नहीं छोड़ा, अखिलेश यादव पर अटैक किया और अपनी सरकार बीएसपी की सरकार में, मायावती की सरकार में जिस तरीके का काम होता था उसका उन्होंने पूरी तरह जो तुलना थी वो सपा की सरकार से, उन्होंने बीजेपी की सरकार से की। आपको क्या लगता है कि किस तरीके की रणनीति पर काम करने वाली है बीएसपी? देखिए नरेश, आज जो हम लोग बातचीत की शुरुआत करें वो आकाश आनंद की रैली की जगह मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात है। उत्तर प्रदेश के माने पूर्वांचल के इलाके में जो अपने रिपोर्टर्स हैं जो जाते हैं, रिपोर्टर एक महिला के पास पहुंचता है और वो पूछता है कि यहाँ मुकाबला किसके बीच है, माहौल किसका है। तो बुजुर्ग महिला कहती है कि यहाँ मुकाबला जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, कमल और साइकिल के बीच है। तो रिपोर्टर ने पूछा कि आप बताइए कि वोट किसको देंगी। तो उस महिला ने कहा कि जब से महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, राशन भी मिल रहा है, घर भी मिला है, और भी वृद्धावस्था पेंशन भी मिलती है। उसने वो योजनाएं, उन योजनाओं को गिना दिया जिसका फायदा मिलता है। तो रिपोर्टर ने पूछा, अगला सवाल किया, तो माता जी इसका मतलब आप वोट बीजेपी को देंगी? बोली कि नहीं, हम बीजेपी को वोट किसको देंगे। तो फिर उस महिला ने फिर समाजवादी पार्टी के यानी अखिलेश के दौर का जिक्र किया कि वहां ये था। तो रिपोर्टर ने पूछा, अगला सवाल किया कि नहीं, हम जो वोट है अखिलेश को क्यों देंगे, अखिलेश को भी नहीं देंगे, तो वोट किसको देंगे। तो उस महिला का जवाब था, हम वोट मायावती को देंगे। तो सवाल रिपोर्टर ने पूछा कि मायावती को क्यों देंगे। तो उसका जवाब था कि वो हमारे समाज से है। तो मायावती और बीएसपी की जो राजनीति रही है, उनके कोर वोटर कुछ इस तरह के रहे हैं कि वो भले ही कोई भी सरकार आए जाए उसमें वो अपना मानते हैं कि हमारा वोट यहीं जाएगा। लेकिन पिछले कुछ समय से जो ट्रेंड बदला है उसमें मायावती के पास से भी जो उनका कोर वोटर था वो अब खिसकता दिख रहा है। अब हम बात करते हैं आज की रैली की। आकाश आनंद जब आए मंच पे, उन्होंने कहा
कि वो मायावती जी के प्रतिनिधि हैं और वो मायावती जी का संदेश लेकर के आए हैं। अब यहां से उन्होंने जो मुद्दे उठाए और उन्होंने कहा कि हम उन मुद्दों के साथ आए हैं जो उन्हें बताया गया। तो पहला मुद्दा उन्होंने सुरक्षा की बात की। उन्होंने योगी सरकार पर जो कई गंभीर आरोप लगाए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़ा किया कि यूपी में इतनी हत्याएं हो रही हैं और दूसरे, और ये भी कहा कि ये मेरे आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, आकाश आनंद ने जिस मुद्दे पे घेरने की बीजेपी को कोशिश की, जिसे पहला मुद्दा बताया, वो बीजेपी का यूपी में सबसे मजबूत पॉइंट है। विरोधी भी, बीजेपी के विरोधी भी ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पिछले 5-10 साल में बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आकाश आनंद जो बातें समझा रहे हैं, क्या वो मुद्दे बड़े कैनवास पर उत्तर प्रदेश के लोगों को हजम होंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने रोजगार के मुद्दे को, शिक्षा के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि बहुत से स्कूल बंद हुए, आंकड़े अलग अलग तरीके से देखे जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अभी शिक्षा का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ, शिक्षा में सुधार का, लेकिन क्या शिक्षा में सुधार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन पाएगा? इसके आधार पे वोट मिल पाएगा? उन्होंने योगी के विकास मॉडल पर भी सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार जो है बहुत ज्यादा तेल पीती है। अब सवाल उठ रहा है कि जिन मुद्दों के साथ वो जा रहे हैं, उन मुद्दों पे तालियां तो मिल रही है, क्या वोट भी मिलेंगे? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल सर, इसके बाद जिस तरीके से आज उन्होंने मंच से भाषण दिया, उसके बाद लगातार ये बीएसपी कह रही है कि वो 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी यूपी में, और वहीं पर हम देखते हैं कि जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है, उसी तरह का वोट बैंक है चंद्रशेखर आजाद का भी, वो भी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो लगातार अगर सभी पार्टियां इस तरीके से 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी बिना किसी के अलायंस के, अकेले मैदान पर उतरती हैं, तो बीएसपी को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका वोट तो बढ़ता हुआ नजर आएगा इस स्थिति में। देखिए, बीएसपी के लिए 2027 बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति है। अगर इस चुनाव में बीएसपी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो सिर्फ चुनाव ही नहीं हारेगी, उसके अस्तित्व पर भी सवाल पैदा हो रहा है। मैंने खड़े हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी एक तरह से। आप देखिए कि आज वोट शेयर गिर के कहां रह गया है। यूपी विधानसभा में एक विधायक थे जो 2022 के, वो अब नहीं रहे जी, यानी शून्य स्थिति है। उसके बाद देखिए लोकसभा में आज बीएसपी कहां है, शून्य पर है। तो ऐसी स्थिति में आकाश आनंद को आगे करके मायावती जी ने यूथ वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। उनकी स्ट्रेटेजी है कि हम 403 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसमें से कितने उम्मीदवार चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे। ये मायावती जी की एक स्ट्रेटजी ही है कि पहले से उम्मीदवार घोषित कर दो, यानी विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त कर दो। 24 प्रभारी नियुक्त हुए हैं अब तक, और भीतर खाने जो खबर है कि 55 के नाम फाइनल हो चुके हैं, जिनके जल्द ही ऐलान हो जाएगा। आकाश आनंद अपनी की स्ट्रेटजी, यानी आकाश आनंद की स्ट्रेटजी क्या कहें, मायावती जी की जो स्ट्रेटजी है कि लगातार अटैक करना है। अटैक बीजेपी पर भी करना है, अटैक समाजवादी पार्टी पर भी करना है, अटैक कांग्रेस पर भी करना है, जिसका ट्रेलर आज दिख गया। 15 दिन बाद फिर नोएडा में आकाश आनंद की रैली है। लेकिन सवाल है कि आकाश आनंद को सिर्फ आगे करने से, सिर्फ रैली करने से, सिर्फ सारे मुद्दे गिना देने भर से, सिर्फ अटैक कर देने भर से, और ये बताने भर से कि जब मायावती जी की सरकार थी तब ये नोएडा एक्सप्रेसवे बना, और आज के एक्सप्रेसवे की स्थिति देख लीजिए कि क्या बन रहा है। तब वो ऐसा काम होता था, आज इस तरह का काम हो रहा है। क्या इसके आधार पे वोट मिलेगा? जो जनता है, जो वोटर है, वो बहुत ज्यादा उम्मीद करता है अपने हुक्मरानों से। वो चाहता है कि मेरा नेता मेरे बीच हो, वो सुविधाएं सारी चाहता है, अपने वोट के बदले चाहता है कि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो। लेकिन उसके साथ ये भी चाहता है कि जो नेता है वो हमारा, जो नेता वो हमारे बीच हो। मायावती जी कितनी, अगर इस पूरे साल का रिकॉर्ड निकाल दीजिए तो कितने बार पब्लिक के बीच गई हैं। उनके ट्वीट आते हैं, तो ट्वीट तो पढ़ सकता है ना, आप लंबे लंबे ट्वीट आते हैं, आपने देखा होगा लंबे लंबे ट्वीट आते हैं। लेकिन उस ट्वीट के अलावा क्या,
बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है कि जो बीएसपी का खास तौर पर जो दलित वोट बैंक है, उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जिन्होंने मायावती का दौर देखा है, वो अभी भी मायावती के साथ खड़े हैं, वो नजर आते हैं काफी हद तक। जो यूथ है वो भीम आर्मी की ओर पीछे पीछे पहले गया, अब वो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा हुआ है। और चंद्रशेखर आजाद ऐसे नेता हैं जो पिछले 7-8 सालों में, जब से भीम आर्मी बनी है, तब से अगर देश के किसी भी कोने में किसी भी दलित बच्चे के साथ अत्याचार होता है, चाहे वो यूपी हो या महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, वो वहां पर पहुंचते हैं। जैसे आपने अभी बातचीत की कि मायावती वहां पर ग्राउंड पर नहीं होती हैं, वो ट्वीट करती हैं, लेकिन उसी के अपोजिट चंद्रशेखर ग्राउंड पर होते हैं, सोशल मीडिया पर भी वो बातचीत करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर ज्यादा दिखाई देते हैं। अब दो युवा नेताओं के बीच में मुकाबला है। एक है आकाश आनंद जो अभी कोशिश कर रहे हैं, एक चंद्रशेखर हैं जो कोशिश करके उसमें सफल भी हो चुके हैं काफी हद तक। आपको क्या लगता है कितनी भरपाई कर पाएंगे वो यूथ वोट बैंक जो बसपा का है? देखिए, राजनीति में वैक्यूम कभी नहीं रहता जी। और कोई भी नेता ये मान ले कि मैं बड़ा हूं, मैं सदा के लिए हूं, तो वो स्थिति नहीं होती। ये सही है कि मायावती जी यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको आकाश आनंद आज भी जिक्र कर चुके हैं कि अब 5वीं जब वोट दीजिए तो ध्यान दीजिए कि आप अपने बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आकाश आनंद को बीएसपी में फैसले लेने की कितनी आजादी है, जब वो खुद कह रहे हैं कि बार बार कि मैं बहन मायावती जी का संदेश पहुंचा रहा हूं जी। और यहां पर दूसरी तरफ जो उनके ओपोजिट खड़े हैं चंद्रशेखर, वो खुद फैसले लेने में सक्षम हैं, लोगों के बीच एक्सेसिबल हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। पार्टी के स्ट्रेटजी भी बहुत क्लियर कट वो मैंने डिस्कस कर रहे हैं लोगों के बीच में। आप देखिए कि उनकी करीब 45 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। उसमें भी कि दलित समुदाय से 18 हैं, ओबीसी से 16 हैं, मुस्लिम समुदाय से 10 और सिख समुदाय से 1 है। तो पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक वो चाहती है कि हमारा नेता हमारे साथ खड़ा रहे। वहां पे अब यह है कि आकाश आनंद पब्लिक के बीच कितना खड़ा हो पाते हैं, वो चंद्रशेखर के मुकाबले खुद को कैसे बेहतर साबित कर पाते हैं कि हम नुमाइंदगी आपकी करेंगे, आपके बीच के ही हैं। तो ये बहुत सी चीजों पर अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव निर्भर करना है। और ये एक बात जरूर है, उसको हमें बिल्कुल ही दावे के साथ ठोक बजा के कहना चाहिए कि इस बार का चुनाव 2027 का पिछले सभी चुनावों से बहुत अलग होने वाला है। इसमें बिल्कुल ही सारे समीकरण ध्वस्त होते दिखाई देंगे, नए समीकरण बनते दिखाई देंगे। इसमें यूथ जो है एक बड़ा फैक्टर उसमें होगा और ये भी देखना पड़ेगा कि जाति का फैक्टर के साथ यूथ फैक्टर किस तरह से मैंने कहे कि दोनों का फ्यूजन जो करके जो एक नया वोट समीकरण बनता है वो किस ओर जाता है, किसको पसंद करता है, इस पे बहुत कुछ निर्भर बिल्कुल। एक करेगा। डेटा भी आया था, करीब 11 से 12% करीब जेनजी वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। हर तीसरा वोटर जेनजी समुदाय से है और उनकी विधानसभा और संसद में भागीदारी बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम है। लोकसभा में सिर्फ 6 ऐसे सांसद हैं जो जेनजी कैटेगरी में आते हैं। तो जेनजी समुदाय का विधानसभा में और संसद में प्रतिनिधित्व भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है नरेश। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल से हम अपने डिस्कशन को खत्म करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बिना गठबंधन के तो लड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि 2 प्रमुख पार्टियां हैं। एक एनडीए गठबंधन है, 2 बड़े गठबंधन है, और एक दूसरा है इंडिया अलायंस। अब वहीं पर हम देखते हैं कि अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है उसमें चंद्रशेखर आजाद भी आ जाएं और कुछ छोटे मोटे दल होंगे। और वहीं पर बीजेपी के साथ भी कई दल हैं, उसमें राजभर भी हैं, निषाद पार्टी भी हैं, उसमें आरएलडी भी शामिल है। तो मायावती अगर अकेले ग्राउंड पर आती हैं 403 सीटों के साथ, तो कौन से गठबंधन को ज्यादा नुकसान वो पहुंचा सकती हैं? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि मायावती जी अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो किस गठबंधन को वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। इसलिए क्योंकि उनका वोट बैंक लगातार अभी सिकुड़ रहा है। वो फोकस जिस वोट पर कर रही हैं वो है दलित प्लस राजपूत प्लस ब्राह्मण प्लस ओबीसी। अगर अखिलेश यादव पर 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था, अगर निशाना साध रही तो कह रही है कि ब्राह्मणों को अपने पीडीए में ये दलित की जगह ये ब्राह्मण की बात कर रहे, पंडितों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह से अभी राहुल गांधी ने प्रयागराज में बेरोजगारी के मुद्दे को मुखर होकर उठाया,
उसके बाद से ये भी निशाने पर आ गए, बीजेपी पहले से निशाने पर थी। तो अभी मुझे लग रहा है कि मायावती जी बहुत से मुद्दों को इस तरह से आगे कर रही हैं कि उसमें वो देख सके कि कौन से मुद्दे ज्यादा लुभाने वाले हैं। बेसिकली जब चुनाव होता है या चुनावी समय रहता है तो राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दों को टेस्टिंग बलून की तरह छोड़ते हैं, जो सबसे ज्यादा ऊपर जाता है उस पे वो दांव लगाते हैं। तो आज की जो रैली थी उसमें आकाश आनंद ने सुरक्षा पर ट्राई किया, शिक्षा, बेरोजगारी और अटैक मतलब विरोधियों पर, और विकास मॉडल। तो अभी वो इसका रिस्पॉन्स असेसमेंट करेंगे कि इसका क्या रिस्पॉन्स रहा, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, देन उसके बाद मुझे लग रहा है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी जो है जो चंद्रशेखर की यहाँ पर ये जरूर भारी पड़ती दिख रही है थोड़ी सी, कि चंद्रशेखर लोगों के बीच ज्यादा तेजी से घुल मिल रहे हैं। और 403 सीटों पर अगर बीएसपी चुनाव उम्मीदवार खड़े करने की बात कह रही है तो वो भी 403 सीटों पर ही उम्मीदवार देने की बात कर रहे हैं। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि किसका वोट कौन काट रहा है, ये खुद अपना भी वोट बचा पाता है या नहीं। ये तो एक भी अभी बहुत समय है इसमें, बिल्कुल बहुत पानी बहना बाकी है, बहुत कुछ छिपा हुआ है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी विजय सर ने ये बताया कि जो उत्तर प्रदेश का ये होने वाला चुनाव है 2027 का, ये चुनाव पिछले चुनावों से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसका पैटर्न बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। इस चुनाव में जेनजी यानी जो यूथ है, जो 26 साल से कम के जो युवा हैं, 18 से 26 साल के हैं, उनके मुद्दे भी हैं। और इनसे कम जो स्कूल पढ़ रहे हैं अभी बच्चे, वो भी अब राजनीति को लेकर, सरकार के जो 11th-12th में बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, जो वोट नहीं भी कर रहे हैं, वो भी अब सोशल मीडिया पर आकर कई तरह की बातें करने लग गए हैं। उसका भी प्रभाव अगर उनके परिवार, उनके पेरेंट्स पे पड़ता है तो उसका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और साथ में जो अलायंस बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत सारी पार्टी है, जिस तरीके से मायावती ने ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, और वहीं पर दो बड़े अलायंस उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं जो इस वक्त 2027 के चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं, अपनी जी जान लगा रहे हैं। ऐसे में बीएसपी का भविष्य क्या होगा, बीएसपी अपने स्ट्रेटेजी में कितनी कामयाब होती है, इसका हमें इंतजार करना होगा। और अगर आपके इलाके में बीएसपी कितनी एक्टिव है, अगर एक्टिव है तो आप कमेंट कर जरूर बताएं, और नहीं है तो भी आप कमेंट कर जरूर बताएं। और हाथरस से अगर आप हमें देख रहे हैं तो हाथरस में आज की रैली के बाद वहां पर कितना माहौल बदला है, वो आप जरूर कमेंट कर बताएं, ताकि हम अगले एपिसोड में आपका रेफरेंस देकर, कि हमारे दर्शकों ने हमें ये जानकारी दी है, आपका रेफरेंस देकर अपने दर्शकों को और अच्छी जानकारियां दे पाएं, और उन्हें हाथरस के रैली के बाद जो सफलता है, असफलता है, तमाम चीज जो भी उसमें निचोड़ निकल कर आएगा, उसके बारे में उनको जानकारी दे पाएं। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।